गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं किन्हें कहा जाएगा। तो आपका उत्तर होगा कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का संचालन देश में परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों के द्वारा संभव हुआ है और आधुनिक परिवहन तथा संचार के साधन ही चूँकि पूरी अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, इसलिए इन्हें ही देश की या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं भी कहा जाएगा या कहा जाता है। आप अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें आपके आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें दूसरी जगहों से लाई जाती हैं और आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंचती हैं। तो यह कैसे पहुंचती हैं? इसको पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु सक्षम परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में लगे रहते हैं, जिन्हें रोजगार भी एक तरह से प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम व्यापारी कहते हैं या उन्हीं को व्यापारी कहा जाता है। इसलिए एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन यानी मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करता है। तो इस संदर्भ में यदि देखा जाए तो देश के विकास के लिए सक्षम परिवहन के साधनों का होना अपेक्षित माना जाता है और वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। आप पहले भी भूगोल में पढ़ लिए हैं कि पृथ्वी के कितने मंडल हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सारे मंडलों के बारे में पढ़े हैं। उन्हीं की चर्चा की जा रही है कि स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल, इन तीनों क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं का ले जाना या ले आना होता है या इन्हीं के द्वारा ऐसा संभव होता है। और इसी के आधार पर परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के माध्यम से आप परिवहन के साधनों के प्रकार को समझ लीजिए। तो सबसे पहला प्रकार क्या है? स्थल। स्थल परिवहन में 3 तरह के परिवहन होते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। फिर इसके बाद दूसरा है जल परिवहन। तो जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन होता है और समुद्री जल परिवहन होता है। इसके बाद तीसरा है वायु परिवहन। अब वायु परिवहन में देखिए, घरेलू विमान सेवाएं होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं होती हैं। घरेलू विमान सेवाओं को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है सार्वजनिक प्राधिकरण और दूसरा है निजी विमान सेवा। तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप परिवहन के साधनों के प्रकार या वर्गीकरण को
समझे। बच्चों, इस पूरे अध्याय में इन्हीं परिवहन के साधनों से होने वाले लाभों के बारे में बताया जाएगा, इनके महत्व के बारे में बताया जाएगा, ये किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं या इनका योगदान क्या है, ये आप पूरे अध्याय में समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए कि सक्षम तथा तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है और परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हुआ है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। इसको आपको यहाँ पर समझना है कि किस प्रकार परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे को ये हेल्प करते हैं। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बिना दूसरे का विकास संभव हो सके, या परिवहन की बात की या संचार की या व्यापार की। तो आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं और स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति प्रदान की है और इसने हमारे जीवन को समृद्ध भी किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। तो ये सारी चीज़ें जो है परिवहन और संचार के साधनों तथा व्यापार के द्वारा ही संभव हो पाया है। अब बच्चों, एक एक करके आप परिवहन के साधनों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला जो परिवहन का साधन है उसमें है स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन में आप देखिए कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, यानी सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में। तो सबसे अधिक सड़क जाल किस देश में है, यह भी यहाँ पर एक प्रश्न है। तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो सड़क जाल है, सड़कों का जाल है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद जो है भारत का ही नंबर आता है। तो यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर का है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक भी है। तो रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता किन कारणों से है? तो यह एक प्रश्न है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे है, वो कारण बताइए। तो कारण देखिए, सबसे पहले कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है, कम खर्चे में सड़कें बन जाती हैं, जबकि रेलवे लाइन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। दूसरा कारण अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों, टूटे फूटे भूभागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, जबकि रेलवे का निर्माण वहाँ पर मुश्किल होगा। तीसरा, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं या निर्मित की गई हैं, जहाँ पर कि रेलवे की सुविधा नहीं है या रेलवे का निर्माण ही संभव नहीं है। इसके पश्चात अपेक्षाकृत कम दूरी, कम लोगों व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क ज़्यादा किफ़ायती है, मितव्ययी है, सस्ता है
और सड़क परिवहन डोर टू डोर सेवाएं भी उपलब्ध कराता है, यानी घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। और इतना ही नहीं बल्कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर आपने सामान बुक किया है, वो आपके जो शहर है उसमें रेलवे स्टेशन तक जो है आपका सामान आ जाएगा। फिर इसके बाद यदि आप एरोप्लेन से कहीं आते हैं तो एरोप्लेन से आप जो है कि एयरपोर्ट पर उतरेंगे, तो एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहाँ से अपने घर तक कैसे पहुँचेंगे, तो वो निश्चित तौर पर सड़क परिवहन के द्वारा ही पहुँचेंगे। आपने सामान ट्रेन से बुक कराया है, ट्रेन आपकी जो है कि ला करके सामान को आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जहाँ आपने बुक कराया है वहाँ वो उतार देगी। अब वो सामान कैसे पहुँचेगी आपके घर तक? सड़क परिवहन के द्वारा पहुँचेगी। समुद्री पत्तन हैं, वहाँ से बहुत व्यापार होता है, चीज़ें आती है जाती हैं, लेकिन चीज़ों को समुद्री पत्तन तक ले जाने या वहाँ से देश के आंतरिक हिस्सों में लाने के लिए भी सड़क परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। तो सड़क परिवहन जो है, चाहे रेलवे की बात की जाए, वायु की बात की जाए या समुद्री पत्तनों की बात की जाए, सबको जोड़ने का काम भी करती है। अब ये तो आपने अभी तक जाना कि सड़क परिवहन के लाभ क्या हैं और यह किस प्रकार से रेलवे की तुलना में ज़्यादा उपयोगी या महत्वपूर्ण है। अब बच्चों आप देखिए कि सड़क परिवहन यानी भारत में सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप सड़कों के वर्गीकरण को समझें। तो भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आप आगे मानचित्र में भी देखेंगे, आपको मानचित्र कार्य में इसको और ज़्यादा जो है कि विस्तार से बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो पहला वर्ग है उसमें स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। तो भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे भी प्रस्तावित हैं। प्रथम गलियारा जो है कि उत्तर से दक्षिण यानी कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और दूसरा गलियारा पूर्व से पश्चिम गलियारा कहलाता है, जो कि सिलचर जो कि असम में है उसको पोरबंदर यानी गुजरात तक को जोड़ता है। तो यह स्वर्णिम जो चतुर्भुज महाराजमार्ग है, यह देश के विकास के लिए, देश में आवागमन के लिए अति महत्वपूर्ण है। और यह जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के मेगा सिटीज के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना, कम से कम करना। और इसका निर्माण NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी NHAI ही इसका निर्माण और रख रखाव करता है। तो बच्चों जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है वो जो आपके देश में बनाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि भारत के जो मेगा सिटीज़ हैं, मेगा सिटीज के मध्य की दूरी को कम करना। तो मेगा सिटीज किसे कहेंगे? यहाँ भी एक ये प्रश्न उठता है कि मेगा सिटीज किसे कहेंगे?
तो आम तौर पर आपके देश में 4-5 महत्वपूर्ण जो है कि मेगा सिटीज़ हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और एक बंगलौर भी जो है अब मेगा सिटीज़ के रूप में गिना जाता है। तो मेगा सिटीज़ को, किसी भी शहर को मेगा सिटी कहने का जो आधार है वो वहाँ की आमतौर पर रहने वाले लोगों की संख्या से है। यानी कि जिन शहरों में 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या होती है उसको मेगा सिटीज़ में काउंट किया जाता है। दूसरा जो है कि जो सड़क परिवहन है उसका प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, जिसको कि सामान्य बोलचाल की भाषा में आप GT रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वह है सड़कों की राज्य महामार्ग, स्टेट हाईवेज। तो स्टेट हाईवेज जो है राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें होती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का जो दायित्व होता है वो राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के क्षेत्र में आता है। बच्चों, आपको जो सड़कों की कैटेगरी बताई जा रही है, जो वर्गीकरण बताया जा रहा है, उसमें आपको बेसिक अंतर भी समझना है। तो बेसिक अंतर जो है कि आप समझने के लिए एक एक बिंदुओं को उठाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। तो कई बिंदुओं में आप इसके मूलभूत अंतर को लिखेंगे कि किसी भी जो सड़क की कैटेगरी है, जो वर्गीकरण है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किनको जोड़ता है, उनका निर्माण और रख रखाव कौन करता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको लिखना होगा। अगला जो वर्गीकरण है वो जिला मार्ग है, जो कि जिले की सड़कें विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं और इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। तो ये आपने चौथी कैटेगरी सड़कों की पढ़ी। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट इसका वर्गीकरण देखिए, ये है अन्य सड़कें। तो अन्य सड़कें क्या है? अन्य सड़कों के अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी, वह इन्हीं अन्य सड़कों को बनाने का कार्य करती है। यानी इस परियोजना में इसी तरह की सड़कों को बनाया गया था। और इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें, ऐसी सड़कें, पक्की सड़कें बनाना और गांवों को शहरों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। क्योंकि बच्चों, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। कृषि का योगदान आज भी हमारी अर्थव्यवस्था में अति महत्वपूर्ण है। तो कृषि जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही की जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पादित वस्तुएं शहरों तक लाने के लिए अच्छी सड़कों का जाल का होना बहुत ज़रूरी है। और जो शहर की चीज़ें हैं जो कि कृषि के लिए जो है कि काफ़ी सहायक हैं, उनका भी गांव तक पहुंचना आवश्यक है। तो इसलिए अन्य सड़कों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा।
फिर इसके बाद है सीमांत सड़कें। तो सीमांत सड़कों के अंतर्गत भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन जो एक सीमा सड़क संगठन है, वह देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करता है और उनकी देखरेख करता है। और यह संगठन जो सीमा सड़क संगठन है, वह 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य ही है कि वह उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, आपको पता है बच्चों कि आपके देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो है कि हिमालय पर्वत है, और आपके जो पड़ोसी देश हैं वो जैसे कि चीन है। तो ऐसी जो है कि जो सीमावर्ती सड़कें होती हैं, उन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण सामरिक महत्व से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है, यानी कि आना जाना जो है कि आसान हुआ है, तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। और सीमांत जो सड़कें होती हैं, जो सीमावर्ती सड़कें होती हैं, वो देश की सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि आपके पड़ोसी देशों से आपको हमेशा एक प्रकार से खतरा ही है और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। तो यह तैयारी जो है कि आप तभी रख सकते हैं जबकि आपके देश की जो परिवहन व्यवस्था है वह चुस्त दुरुस्त हो, और ख़ास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में ये विकसित होनी चाहिए। तो सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल से बनी होती हैं और इसलिए यह 12 मासी होती हैं। कच्ची सड़कें जो है आप देख सकते हैं गांव में अभी भी हैं। इतना अधिक परिवहन के विकास के, सड़कों के विकास के पश्चात भी गांव में जो कच्ची सड़कें हैं वो देखी जा सकती हैं, जो कि वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। अब बच्चों जो है आप थोड़ा मानचित्र पर देखिए, ये जो दिखाया गया है इसको ध्यान से देखिए। जो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है वह देखिए, ये पीले रंग का है, ये आप लाइन देख रहे होंगे, ये पीले रंग का है। ये जो है कि देखिए चारों महानगरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से है। तो चारों महानगरों को यह जोड़ने का काम करता है, जो पीले रंग का आपको दिखाया गया है, जो आपके देश के महानगर हैं, मेगा सिटीज़ भी उनको आप कह सकते हैं। तो ये है। इसके बाद इसी के अंतर्गत जो पूरे देश को, उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को उत्तर से और पश्चिम को पूर्व या पूर्व को पश्चिम से जोड़ने के लिए जो है, जो गलियारा की बात की गई थी वह भी आप देख लीजिए। पूर्व पश्चिम गलियारा देखिए सिलचर से शुरू होता है और इसको आप देखिए इस तरह से होते हुए और पोरबंदर तक, ये गुजरात में पोरबंदर है, यहाँ तक ये जो है ये फैला हुआ है। फिर इसके बाद उत्तर से दक्षिण देखिए जो गलियारा है, इसमें ये कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी से इस तरह से ये गलियारा आपके श्रीनगर तक बनाया गया है। यह देश के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ने के लिए है। तो ये श्रीनगर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें बच्चों आपको एक क्रियाकलाप के भी रूप में दिया गया है, इसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 व 3 के मार्ग पर आने वाले स्थानों के नाम बताइए। तो यह क्रियाकलाप है और क्रियाकलाप आपको स्वयं ही करना है। मैं यहाँ पर आपको हिंट के तौर पर, एक संकेत के तौर पर कुछ बता देता हूँ, इसके बाद आप इसको स्वयं करेंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की यदि बात की जाए तो यह जो है कि दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2
दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। और इस राजमार्ग पर, चूँकि यह कई राज्यों से होकर गुजरता है राजमार्ग, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये कुल 4-5 राज्यों से यह राजमार्ग NH2 नेशनल हाईवे नंबर 2 गुजरता है। तो इसमें बहुत सारे स्थान आते हैं जिनको कि आपको क्रियाकलाप के रूप में मानचित्र पर देख करके लिखना है। मानचित्र पर नहीं बल्कि मानचित्र से देख करके आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको इस राजमार्ग पर कौन कौन से शहर स्थित हैं या किन किन शहरों से होकर यह राजमार्ग गुजरता है। तो इसमें हरियाणा में 2 प्रमुख शहर हैं जिससे कि होकर यह गुजरता है, फरीदाबाद और पलवाल। फिर इसके बाद आप उत्तर प्रदेश में आइए। तो उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी से होकर यह राजमार्ग गुजरता है। इसके बाद बिहार की बात करें तो 2 प्रमुख जिलों की बात या शहरों की बात आती है, जिसमें मोहनिया और सासाराम से होकर यह गुजरता है। और झारखंड में बरही और धनबाद से होकर गुजरता है। और पश्चिम बंगाल में आसनसोल, दुर्गापुर और कोलकाता, ये 3 शहर हैं जिससे होकर यह राजमार्ग गुजरता है या कोलकाता तक पहुंचता है। तो बच्चों, आपको क्रियाकलाप के रूप में मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के बारे में बताया और 2 पर कौन कौन से स्थान आते हैं ये भी बताया। इसी प्रकार से आपको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के बारे में पता करना है कि यह राजमार्ग किन स्थानों के बीच से होकर गुजरता है और किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो आज की क्लास में आपको इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।